आज की खबर हिंदी में होगी। ये खबर कल हमने पंजाबी में पेश की थी। आओ अब हम शुरू करते हैं आज की खबर। पंजाब दस्तावेज के दर्शकों के लिए मैं राजिंदर सिंह तग्गड़ लेके हाजिर हूं एजेंडा। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही विशेष खबर सुनाएंगे। ये खबर है पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और उनके अखबार हितवड़ा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है, उसके बारे में ये खबर होगी। आपको बताएंगे कि इस अखबार में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं, उसकी कैसे उल्लंघना हो रही है, उसकी वॉयलेशन हो रही है। जिक्र होगा मजीठिया वेज बोर्ड का भी, जिसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि वो पत्रकारों को और अपने दूसरे एम्प्लॉयज को कैसे कैसे तनख्वाह और वेतन देंगे। और दूसरी तरफ बात सुनाएंगे आपको एक ऐसी विधवा पत्रकार औरत की जिसके साथ ज्यादती हो रही है और वो मजबूर होकर उसने प्रधानमंत्री के दफ्तर को यानी कि पीएमओ को चिट्ठी लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं एजेंडा। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदावर्ष। प्रज्ञा सुरजीत सिंह वर्दी, एक औरत जो कि 2090 में इस अखबार में हितवड़ा में ट्रेनी सब एडिटर की तौर पे भर्ती हुई थी। उसने एक सिख लड़के के साथ शादी की जिसका परिवार 47 के बाद पाकिस्तान के शहर पेशावर से आकर के महाराष्ट्र में बसा। वो लड़का भी इसी अखबार में काम करता था। इनका प्रेम विवाह हुआ। आगे बताते हैं। प्रज्ञा ने प्रधानमंत्री के दफ्तर को जो चिट्ठी लिखी, उसमें जो जो कुछ लिखा वो आपको बताते हैं। प्रज्ञा ने प्रधानमंत्री के दफ्तर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने बताया कि मेरे पति की मौत 2002 में हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद इस अखबार के एडिटर वजह, जो उनका नाम है वजह फांशीकर, उन्होंने मेरे आगे यानी कि मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो शादी से पहले भी मेरी तरफ बढ़ते थे, मेरे को कई बार कॉफ़ी शॉप पे लेके जाते थे, मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही थी और मेरे साथ वो अश्लील बातें करते थे। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ देर और काम करने के लिए कहा, जबकि हम नौकरी ढूंढ रहे थे। हमने दूसरे किसी अखबार में या कहीं और नौकरी करने का मन बनाया, क्योंकि नागपुर में एम्प्लॉयमेंट का दृश्य अच्छा नहीं है। उसकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिली, तो हमने नौकरी करने का फैसला किया। चलते रहे, दिन निकलते रहे। इस सारे मामले की जानकारी प्रज्ञा ने राजेंद्र पुरोहित को दी, जो कि इस अखबार के एमडी हैं और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बेटे हैं। बनवारी लाल पुरोहित यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और इस अखबार में जब बनवारी लाल पुरोहित मैनेजिंग एडिटर थे, उन दिनों से ही वजह फांशीकर एडिटर चलते आ रहे हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी री एम्प्लॉय कर लिए गए हैं। वो गवर्नर साहब के काफी करीब माने जाते हैं। तो जो बात प्रज्ञा ने हमें बताई वो हमने आपसे शेयर की। मेनली यही बात थी। प्रज्ञा ने हमें बताया कि इस अखबार के दफ्तर में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए जो कानून बना है, जिसको पॉश एक्ट कहते हैं, उसकी उल्लंघना हो रही है, वॉयलेशन हो रही है। क्योंकि अखबार की मैनेजमेंट ने अभी तक कोई इंटरनल कमेटी नहीं बनाई। ये इंटरनल कमेटी इस कानून के तहत इसलिए बनाई जाती है कि अगर किसी को, औरत को समस्या आती है, किसी किस्म की समस्या आती है, तो वो इस कमेटी को शिकायत कर सकती है। इस कमेटी के ना होने की वजह से प्रज्ञा ने बहुत बार इस अखबार के एमडी
राजेंद्र पुरोहित को शिकायत की कि आप एडिटर को समझाइए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सारी इंटरव्यू के बारे में जो हमारी बात प्रज्ञा से हुई वो हमने रिकॉर्ड की है। आप इस खबर के अंत में प्रज्ञा की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकेंगे। प्रज्ञा ने हमें बताया कि उसने एडिटर के खिलाफ नागपुर के दंतौली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। इस पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ थे उन्होंने इस शिकायत की कॉग्निजेंस ली और इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात ऐसी है कि एसएचओ जब तफ्तीश कर रहे थे उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला गया कि एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको सस्पेंड किया जा रहा था। उन्होंने अपनी इस थाने से पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर करवा दी। मामला आ गया राहुल मदाने डीसीपी के पास, लेकिन अभी तक डीसीपी ने कोई इस शिकायत पे फैसला नहीं दिया, बल्कि प्रज्ञा को कहा गया कि तुम खुद जाके अखबार की मैनेजमेंट के साथ समझौता करो। प्रज्ञा ने उनको बताया कि समझौता करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो मैंने इश्यूज खड़े किए हैं, मुद्दे खड़े किए हैं, उनका कोई हल होना चाहिए। प्रज्ञा ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया है कि इस अखबार के दफ्तर में जो मजीठिया वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं, उनको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया, और एम्प्लॉयज को कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव एक्सेट्रा लेने में काफी मुश्किल आ रही है। अगर मैनेजमेंट को कुछ बताया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। छुट्टी वगैरह, फैसिलिटीज, सहूलतें उन लोगों को मिलती हैं जो एडिटर के नजदीक होते हैं, करीब होते हैं, उसके फेवर्ड होते हैं। हमारा ये मानना है कि ये बात एम्प्लॉयमेंट की ये सर्विस रूल्स की है, ये जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के नीचे नहीं आती। इसके लिए प्रज्ञा को कोई दूसरी फोरम ढूंढनी पड़ेगी। बेशक उसने प्रधानमंत्री को लिख दिया है, लेकिन ये जो बात है उसकी इट हैज टू गो टू अ डिफरेंट फोरम। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रज्ञा ने लेबर कोर्ट में भी केस डाला, लेकिन उसके केस को लड़ने के लिए किसी भी वकील ने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। आज हमारी उसके साथ हुई बातचीत से पता चला कि मैं प्रज्ञा ने कहा जिस भी वकील साहबान को अप्रोच करती थी और बताती थी कि मैं हितवड़ा न्यूज़पेपर के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहती हूं, वो एडवोकेट उसका केस लड़ने से लेने से मना कर देता था। जब हमने प्रज्ञा की कंप्लेंट जो कि प्रधानमंत्री के दफ्तर पीएमओ को डाली और उसके साथ उसने रिमाइंडर भी भेजा कुछ दिन के बाद, वो सब पढ़ा, तो हमने इस खबर की खोज करनी शुरू की, इंक्वायरी करनी शुरू की, यानी कि इसकी पुष्टि करने के लिए हमने आगे काम किया। सबसे पहले हमने हितवड़ा अखबार के एमडी राजेंद्र पुरोहित जी से संपर्क किया। उनको हमने व्हाट्सएप से ये दोनों फाइलें, शिकायत की पीडीएफ फाइल्स जो हमें प्रज्ञा ने भेजी थी वो, और साथ में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने भेज दी, लेकिन राजेंद्र पुरोहित ने उसका उत्तर नहीं दिया। हमने गुजारिश की थी कि जी आप हमें इस शिकायत का पैरावाइज उत्तर दें ताकि हम अपने वीडियो में, न्यूज़ वीडियो में इसको शामिल कर सकें। उसके बाद हमने उनको कुछ फ़ोन भी, एक दो बार फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। आगे हमने कदम बढ़ाया टुवर्ड्स गवर्नर पंजाब पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित जी। गवर्नर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के शिवा प्रसाद आईएएस को हमने ये शिकायत भेजी और प्रार्थना की कि आप इसका उत्तर गवर्नर साहब से लेकर के पैरावाइज हमें भेज दें, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद हमने एडीसी टू गवर्नर अमित तिवारी जी से संपर्क किया। उनको भी यही बात कही कि आप ये शिकायत पढ़ लें और गवर्नर साहब से गुजारिश करें कि हमें उत्तर दें। यही शिकायत हमने गवर्नर साहब की पीआरओ रुचिका कालरा को भी भेजी।
लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। इन सब अधिकारियों का ऐसा रुख देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अगर किसी भी इंसान पे कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वो सामने आएगा, वो अपना सीना चौड़ा करके ये बताएगा कि मैं ठीक हूं, सच्चा हूं, लेकिन मेरे पे इल्जाम गलत लग रहे हैं। लेकिन गवर्नर साहब या उनके बेटे ने ऐसा नहीं किया। इस पे आप अपना विचार खुद बना सकते हैं कि क्यों नहीं किया। इवन के एडिटर विजय फांशीकर, उनको भी हमने मैसेज किया, SMS डाला, उनके फोन पे व्हाट्सएप नहीं है, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों से आपको कुछ और ध्यान में आएगा, यानी कि आपको इस खबर के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रज्ञा सुरजीत दलीप सिंह की, जो कि उसकी शादी के बाद की है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रज्ञा की प्रेजेंट डे की है, जबकि वो 57 ईयर्स की, 57 साल की हो चुकी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं MD हितवड़ा राजेंद्र पुरोहित जी की। फोर्थ जो फोटो है वो आप देख रहे हैं एडिटर विजय फांशीकर साहब, जो कि 75 ईयर्स यानी कि 75 साल की उम्र के हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये लोग, एक तरफ प्रज्ञा, दूसरी तरफ एडिटर, उनकी तस्वीरों से ये क्लियर हो गया होगा कि उनकी एज पे कितना डिफरेंस है। दूसरी बात, आपको अगर आप थोड़ा बहुत चेहरे पहचानना जानते हैं, इन लोगों को के चेहरे पहचान करके, देख करके आप अपना अनुमान, अपना विचार बना सकते हैं। इस खबर को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ कानूनी माहिर यानी कि वकील साहबान से बात की। आपको बताएंगे कि हमने टोटल 3 वकील साहबान से बात की, लेकिन इनमें से एक वकील साहबान ने हमसे कैमरे पे बात करने से इनकार किया, दूसरे ने भी कैमरे पे बात करने से इनकार किया। लेकिन वन ऑफ दोज लॉयर्स, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। वो सवाल थे कि अगर प्रज्ञा से ये एडिटर इतने लंबे अरसे से ऐसे ही हरकतें कर रहा था, तो फिर प्रज्ञा ने नौकरी छोड़ क्यों नहीं दी। नंबर 2, अगर प्रज्ञा पीड़ित थी तो उसने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को शिकायत क्यों नहीं की। इस वकील ने हमें तीसरा जो नुक्ता बताया वो ये था कि कोई भी औरत को, कोई भी मेल मेंबर उसको हाथ नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो उसको खुद को इसका विरोध तुरंत करना चाहिए। क्या प्रज्ञा ने, जब उसने ऐसी हरकतें की, एडिटर ने, उसने तुरंत रिएक्ट किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अब आते हैं हम इस स्टेज पे, इस खबर की इस स्टेज पे। यहां पे हम आपको प्रज्ञा की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद हम इस खबर पे खोज को आगे बढ़ाएंगे। हेलो Hello. Is that Madam Pragnya? Yes, sir. Madam, I am in receipt of a complaint that you have made to the Prime Minister's office regarding sexual harassment at Hitwada newspaper office. Am I right, Sir, ma'am? please, Have you made sir. a complaint? Sir, I have made a complaint, but my complaint is about workplace harassment. Okay. It began as sexual harassment and persisted as mental harassment because I have never let this man touch me. Okay. Please get that very clear. Mr. Editor Francisca,
never Mr. touched you Fanchikar, and you Vijay did not Fanchikar. allow him to touch you. Yes, I repulsed his advances, and that is why I suffered for 33 years. All right. Did you complain it to the internal committee, madam? There is no internal committee in Gujarat. They never allowed one. It never They existed. have never followed. They have never followed any safeguards for redressing staffers' grievances. All we had to do was to go to the general manager, who never helped out anywhere. अच्छा Only मैम, listen to us. मेरे को ये बताइए, आप जो आपके एमडी हैं राजेंद्र पुरोहित जी, सन ऑफ बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर पंजाब, उनसे आप मिली, उनको शिकायत की? बहुत उनके पास ही जाते रहे मैं, बहुत बार। उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, तो ये जो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये एडिटर साहब की उम्र कितनी है? 75 साल। आपकी कितनी है? मेरी I'll be 58 in May. ऑलराइट, यानी कि काफी एज का, अबाउट 20 इयर्स का डिफरेंस है। एनीवे, आगे चलते हैं। मैम, जब आपको जैसे दूसरे स्टाफ को छुट्टियां मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, सैलरी हाइक होती है, या आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है, वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलता है? तो देखिए, आप ये है ना, what you are saying just does not apply to my organization. My organization has never followed. We were given salary on depending on the wage board. Each time a wage board was constituted, the hikes were effected in accordance with it. And in 2004, they started employing staffers on contract basis. They have an entirely different mechanism for hiking their wages. आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं? नहीं, मैं रेगुलर हूँ। मेरी इतनी पुरानी सर्विस है, और हमको ये जो लेटेस्ट वेज बोर्ड जो था, वो मजीठिया वेज बोर्ड था जी। तो उसके अंतर्गत वी आर सपोज टू गेट अ हाइक एवरी ईयर. So they gave they gave nominal areas, not at all in accordance with our experience. जो रिकमेंडेशन है वेज बोर्ड की, वे मजीठिया वेज बोर्ड, उसके मुताबिक आपको हाइक सैलरी नहीं मिल रही? 10 साल से हमको एक भी हाइक नहीं मिला है. देयर इज अ कोर्ट पेंडिंग इन लेबर कोर्ट. देयर इज अ केस फाइल्ड बाय वर्कर्स यूनियन अगेंस्ट द मैनेजमेंट. अच्छा, ये बताइए मैडम, ये बताइए, ये जो अखबार है हितवाड़ा न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और इसका जो इज इट अ फैमिली न्यूज़पेपर ऑफ मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित? यस, इट इज अ फैमिली फिल्म. ओके, इसमें कभी गवर्नर साहब खुद एडिटर या एमडी रहे? मैनेजिंग एडिटर थे ना. When I joined the third, he was the managing editor. That is why his name has surfaced in the complaint. आपने कौन से वर्ष में ज्वाइन किया हितोड़ा मैडम? I joined on April 30th, 1990. 1970? 1990. 1990, ऑलराइट. जी. तो अभी इंटरनल कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती है, आपने शिकायत नहीं, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे इंटरनल कमेटी है ही नहीं, तो वहाँ पे कंप्लेंट करने का सवाल नहीं होता. हाँ, आई हैव sought other means. I have gone out. हाँ. अब आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन? मैं सालों से वहाँ पे सीनियर सब एडिटर हूँ. सीनियर सब एडिटर हैं, 90 से ज्वाइन किया, अभी तक सीनियर सब ही हैं, प्रमोशन चीफ साहब वगैरह की नहीं हुई? नहीं. अच्छा, वो भी नहीं सकती ना. एनीवे, आप ये बताएं, आपने कहीं कभी जो राजेंद्र पुरोहित जी एमडी हैं, उनके पिताजी गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी को शिकायत की कि आपका बेटा मेरी शिकायत नहीं सुन रहा, मेरे से ज्यादती हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है? नहीं, वो थे ही नहीं, नागपुर में ही नहीं थे.
तो उनसे उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब ही नहीं होता है. अच्छा. He was not there. He was the governor of Tamil Nadu. When he became the Punjab governor, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं है. He was briefly the thing. He was the managing editor, and that's all. That's all. तो क्या ये जो मिस्टर फांसीकर हैं एडिटर, वो मिस्टर बनवारी लाल की चॉइस है या उनके बेटे की चॉइस है? नहीं, उनके फादर की चॉइस है. He has been rammed down our throats by Mr. Banwari Lal Purohit. Despite they having retired 15 years ago, and the staff resigns him very much. His behavior is very unbecoming. Workplace behavior, becoming of stature as an editor. But he has adamantly refused to have him removed. So Mr. Banwari Lal Purohit insisted that he should continue as editor even after retirement. Am I right? Even he has continued, and despite though I have complained and there is a lot of resentment against him, still he is continuing as the editor. Even now he is continuing. At least he should have, if he had some moral gumption, he should have resigned. He has not. मैडम, मेरा अखीरला सवाल, आप जैसी कितनी औरतें हैं, कितना लेडी स्टाफ है हितोड़ा न्यूज़पेपर में जिसको इस किस्म की मेंटल या सेक्सुअल या अदरवाइज हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है या उन्होंने पहले की है? हाउ मेनी women are there who may be silent, देखिए, those who were in a position to have simply quit the organization. Okay. As of now, I'm the only one. The others have compromised. They said that, okay, this is the only way we can live here amenably. That's the way they see it. I refuse to toe that line. They have compromised and they have now reconciled to the situation. जो लोग reconcile नहीं करनी चाहती थी औरतें, वो छोड़ के organization चली गई. Am I right? Do you want to say this? Yes. Yes, so sir, nice of you. Thank you, ma'am. Thank you, Madam Pradnya ji. Yes, sir. I'm so grateful to you for having a very detailed talk. Thank you. अब आप सुनिए दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि एडवोकेट रीटा कोहली की है. सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में. हमने उनको प्रज्ञा की शिकायत भेजी और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी. जो उनकी बात हमारे साथ हुई वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपके आगे पेश कर रहे हैं. सुनिए. हेलो, सत श्री अकाल मैम, मैं रजिंदर सिंह तगड़ बोल रहे हैं जी, पंजाब दस्तावेज न्यूज़ चैनल तो. हाँ जी मैडम, जिस तरह पहला अपनी टेलीफोन ते गल हुई, तुसी प्रज्ञा विरदी दी शिकायत पढ़ ली, ऑडियो भी सुन ली होनी आ. काइंडली मैनू हुण तुसी अपना व्यू दिओ, मतलब कि लीगली हाउ गुड और बैड दिस कंप्लेंट इज. जिथे तक ਉਹਦਾ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਡੀਓ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਅਥੈਂਟਿਕ. ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ. ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ. ਓਕੇ ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ. एंड आई फील कि कोई भी अथॉरिटी सिर्फ एक कंप्लेंट हुण तुहाडा जरूर जे कहना है कि उन्हें SSP नूं DC नूं पाई है, तो बिकॉज मेरे कोल जिहड़ी आई है वो सिर्फ PMO नूं भेजी गई आई है एंड इट्स इन अ वेरी वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म. यस ऑफ कोर्स she is talking about the conduct of somebody, she is talking about her own organization. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਟੈਚੂਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੈਚੂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਟੈਚੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ.
ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਕਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਟੀ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ somebody should treat it under sexual harassment and someone should act upon it, I think it's asking too much. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी मैडम, let me speak now. Let me speak kindly. जी, I agree with you कि एक कंप्लेंट सही फॉर्मेट या सही फोरम दे कोल नहीं गई। बिल्कुल ठीक। मेरा आर्गूमेंट ये आ, एक कॉमन व्यक्ति जिन्हें कानून पढ़िया नहीं, जे उस बंदे नूं दरखास्त लिखनी नहीं आउंदी, यानी कि वो दो फोरम्स दी कहानी इको स्कैच कर दिंदा, एक सैक्शुअल हरासमेंट वाली फोरम आ, एक लेबर कोर्ट वाली फोरम आ, एक शायद कोई होर तीजी फोरम होए। उन्होंने मतलब कि तीन ਵੱਖ-ਵੱਖ फोरम्स दे विच तीन ਵੱਖ-ਵੱਖ शिकायतां करनियां चाहीदियां सी टेक्निकली, राइट? But does it mean that her contention ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? देयर आर बिगर क्वेश्चंस नाउ। चलो सारी गल्लां छड्ड दिओ तुसीं, मैं आम जर्नलिस्ट, मेरे कोल एक मसला आया, मैं इस मसले नूं लैके गवर्नर साहब दे प्रिंसीपल सैकटरी राहीं उन्हां तक अप्रोच कीती, बेनती कीती, MD ऑफ हितवदा न्यूज़ पेपर तक अप्रोच कीती, एडिटर फांसी कर वजह तक अप्रोच की कि भाई दसो तुसी यही कह दो कि जनानी ठीक नहीं जी, कहो कुछ, मेक अ क्लेम से कि ये शिकायत झूठी आ, ये जनानी शिकायतन आ, ये झूठ बोलदी आ, साडे ऑर्गेनाइजेशन च इदां दा तां कुछ हुंदा ही नहीं। Let them deny it. वो डिनाई भी नहीं कर रहे, सामने भी नहीं आ रहे, then what do you conclude in this situation? For example, तुसी पत्रकार हो, तुसी की करोगे फिर ਇਹੋ ਜੀ खबर ਨਾਲ? देखो ਤੁਸੀਂ सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ ਕਿ I'll have to really go one by one. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਆਫਥਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਏਕ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਚਲੋ मैं कहना भी वो नहीं गई, शिकायत तुसी रद्द करती because it is not properly formulated and drafted. Agree, छाड़ दो। One minute, Mr. Chalker, you are presuming things or I do not know and you know much more. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਤੀ,
I'm not aware of कि किसी ने नहीं नहीं मैं कह रहा इमेजिनरी ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ because on these grounds which you are speaking or which you are enumerating, let's say the complaint is thrown away. ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ words to my mouth. मैं ये नहीं क्या कि रद्द करती. She may be having truth and facts in what she's saying, but every complaint has a different forum. Agree. ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਰਟਸ ਆਰ देयर ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, they provide you assistance also, they are duty bound to provide you assistance also, but then knock at the right door. ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, if you don't go to the court will not come to your home to provide you relief. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੀ ਲਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਲਾਅ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਡੋਰ ਤੇ ਨੌਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਲਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। Now that's not the way. That is only being critical about things. जब तक असी right doors पे आप knock नहीं करांगे, plus we are supposed to know law. Nobody is going to come to teach you कि इत्थे तुहाडे ये rights है, or you go to the right forum. I refuse to believe कि ओ DC च office भी कोई नहीं सुनता, कोई वकील भी नहीं करता, SSP च भी नहीं सुनता। I don't think we are living in those kind of times जिथे कोई भी ना सुने। वकील ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ where there is any high flyer person involved. So I do not believe this ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। He should have gone to the right forum, right? If there is a substance in her complaint, I'm sure the authorities somewhere ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। That doesn't happen in today's time. So that's what I have to say. Nothing more, nothing less. One last question. As a journalist, I am wanting to cross-check, verify, get answers to the questions that I find in her complaint. Shouldn't the management of the newspaper respond at least say this complaint is fictitious, this is untrue? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। I think let's not, you please, I do not know what your agenda is, but let's not drag things and make it political. It's nothing. It's a simple complaint ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, and if somebody happens to be governor today, let's not drag somebody merely because you know today he is a big man and ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਕਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮੈਡਮ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। that's the agenda। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, she had other forums. So we conclude with the last question, madam. Should I tell her that she should get in touch with you on phone and then on email, and will you help her? Look, I think what I've told you, you can make her hear that, and that should give her a direction. I don't think she's sitting in Maharashtra and I can be of much help except, of course, repeating the same thing that she should actually go to the right forum. Beyond that, sitting in Chandigarh, I don't think I would be of much help. ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਆਨਲਾਈਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਗੇ।
Mr. Taggar, for your information, presently I am a senior advocate. मैं तो आपने इतने नहीं किसी ने केस ड्राफ्ट कर दी because the court has taken away from us our power. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ होंगे, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ help ਕਰ ਦੇਗਾ. If she really is to file a complaint at the right forum. ਜੀ Or I can guide her somebody in Maharashtra itself. That would be much better for her. that will be very nice. Yeah, that will be very nice. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ that would be wonderful. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. I'm so grateful to you, ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ. ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿਆਨ ਇਹ. I'm so grateful to you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮस्कार. आपने रीटा कोहली के विचार सुने. रीटा कोहली के विचारों के बाद जब हमने प्रज्ञा से बात की, जो सवाल रीटा कोहली ने उठाए, तो उसके जवाब में जो कुछ आया वो आपको बता रहे हैं. वीडियो एडिटर से गुजारिश करूंगा कि वो स्क्रीन पे जो आज प्रज्ञा ने हमें व्हाट्सएप मैसेज में लिख के भेजा है वो दिखा दे. उसने कहा कि मेरे को बड़ा अफसोस है जिस तरीके से एडवोकेट कोहली ने मेरे मामले पे कमेंट किया, विश्लेषण किया, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी की स्थिति मालूम नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं इतने वर्षों से शोर डाल रही हूं लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा. मैं पुलिस के पास भी गई, मैं एमडी राजेंद्र पुरोहित के पास भी गई सेवरल टाइम्स, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मैं तुरंत नौकरी इस करके नहीं छोड़ सकी, बच्चे छोटे थे, मेरे को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, दूसरी नौकरी मिली नहीं. तो मैंने ये गुजारिश भी की एमडी से कि मेरी कम से कम सेक्शन बदल दें जहां पे एडिटर से इंटरेक्शन कम हो, लेकिन नहीं किया गया. आगे उन्होंने कहा कि मैं उन सब वकीलों के नाम बता सकती हूं जिनसे मैंने संपर्क किया कि मेरी हेल्प करो, मेरा केस लड़ो, लेकिन जब मैं उनको बताती थी कि हितोड़ा अखबार के बारे में यह केस है, उसके खिलाफ है, तो वो इनकम्युनिकेडो हो जाते थे. इनकम्युनिकेडो का मतलब है कि वो बात करना छोड़ देते थे, टेलीफोन उठाना छोड़ देते थे, मिलने से तो इनकार कर ही देते थे. यानी कि इनकम्युनिकेडो मतलब पहुंच से बाहर, आप जिसको छू ना सकें आवाज से या अपने हाथ से, दैट मीन्स इनकम्युनिकेडो. अब स्टेज आती है आपको बताने की आर्टिक पंजाब दस्तावेज का क्या मानना है. पॉइंट नंबर 1, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और उनके बेटे राजेंद्र पुरोहित को इस मामले पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उनको अगर वो सच्चे हैं तो खुल के सामने आना चाहिए और जो प्रश्न प्रज्ञा ने उठाए हैं उन पे बोलना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, एडिटर विजय फांशीकर, उनको छिपना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए, स्थिति को फेस करना चाहिए और जो इल्जाम उन पे लग रहे हैं उसका उनको स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए. पॉइंट नंबर 3, नागपुर के डीसीपी राहुल मडाने, जिनको ये शिकायत दी गई एडिटर के खिलाफ प्रज्ञा के द्वारा, उनको बताना चाहिए कि वो इस शिकायत के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या वो इन्वेस्टिगेशन करने के इस कंप्लेंट को लायक नहीं समझ रहे हैं. अगर वो समझ रहे हैं कि ये कंप्लेंट झूठी है, बेसलेस है, तो कानून के मुताबिक क्या वो प्रज्ञा सुरजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर्चा दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे. कानून कहता है अगर पुलिस किसी शिकायत को झूठा पाती है तो उसके पास ये पावर है, राइट है कि वो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. पॉइंट नंबर 4, नागपुर के वो वकील जिन्होंने प्रज्ञा के केस को लेने से इनकार किया, उनके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई फैसला करे, क्योंकि
ये एडवोकेट्स एक्ट की वॉयलेशन है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन लोगों से, इन वकील साहबान से पूछना चाहिए कि उन्होंने केस लड़ने से इनकार क्यों कर दिया। पॉइंट नंबर 5, प्रज्ञा ने यह शिकायत पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर को भेजी है। अब यह दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर आता है कि वो इस मामले में अपना फैसला सुनाएं या इसकी जांच करवाएं, यानी कि नेसेसरी जो एक्शन है, जो भी लेना चाहते हैं वो लें। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पीएमओ की तरफ से प्रज्ञा को कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऐसा करने से समाज में, सोसाइटी में गलत प्रभाव जाता है, क्योंकि हितवाड़ा जो अखबार है वो बीजेपी के सीनियर लीडर, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और उनके बेटे राजेंद्र पुरोहित द्वारा संचालित किया जाता है। इट्स अ फैमिली न्यूज़पेपर, परिवार का ये पेपर है। तो अगर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, कम से कम जांच तो करनी चाहिए। अगर शिकायत सच्ची नहीं पाई जाती तो वो खारिज हो जाएगी। अगर वो सच्ची पाई जाती है तो इवन हैंडेडली, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के ऊपर, लीडर्स के ऊपर कार्रवाई जो बनती है कानून के मुताबिक वो करनी चाहिए। इससे पार्टी का फायदा होगा। आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़े हैं। वी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंसी, वी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। और पंजाब दस्तावेज पे आप हर तरह की खबर सुनेंगे। खबर बेशक किसी भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के हक में या खिलाफ हो, वो लोगों तक अगर सच्ची है तो पहुंचाई जाएगी। इस खबर को हम यहां विराम देते हैं, आपसे इजाजत मांगते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।